हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट मॉक टेस्ट। आज हम 2017 का जो पीजीटी का जो पेपर है उसकी सीडीपी को डिस्कस करेंगे। और ये जो सीडीपी रहेगी हमारे लगभग 30 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। और मैंने लगभग इससे पहले के 2017 से आगे के जितने भी पेपर हैं सबके करवा दिए हैं मैंने सीडीपी। अगर आपने वो नहीं देखी है, अपने चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपने सभी वीडियो देख ली तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल हाई होगा। आप एक बार इन सबको प्रीवियस ईयर को मॉक टेस्ट के रूप में लगा के देखिए, ताकि आपको ये भी पता चले कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और आपकी तैयारी कैसी हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हमारा जो ये रहेगा 2017 का पीजीटी का जो पेपर रहेगा, इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, सहयोगी अधिगम के संदर्भ में स्टैंड का तात्पर्य क्या है। स्टैड STAD इसका तात्पर्य क्या है। स्टूडेंट टीचर यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी है STAD की। तो स्टैड की जो फुल फॉर्म क्या रहेगी, स्टूडेंट्स टीचर अचीवमेंट डिवीजन, स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन, या फिर स्टूडेंट टीम एक्नोलेजमेंट डिवीजन, स्टूडेंट टीचर एक्वायर्ड डिवीजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये वैसे आपको याद रखना है। सेकंड रहेगा स्टूडेंट टीम अचीवमेंट डिवीजन, इसकी फुल फॉर्म रहेगी, ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अवस्था के दौरान बच्चे में वस्तु स्थायित्व विकसित हो जाता है। तो आपको पता है ऑब्जेक्ट जो परमानेंस है वो कौन सी स्टेज में आ जाता है, ये सेंसरी मोटर स्टेज में ही बच्चे में ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। फर्स्ट आंसर रहेगा इसका, क्योंकि जो इसमें सब ऑब्जेक्ट परमानेंस सेंसरी मोटर स्टेज में होता है। और नहीं भी पूछा जाए तो वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में नहीं होता, संवेदी दोनों ही काम इसी अवस्था में होता है। क्योंकि लास्ट का जो पीरियड होता है हमारा 1.5 से 2 साल का, जो 6 महीने का जो होता है, उसमें बच्चा वस्तु स्थायित्व का गुण उसके अंदर आ जाता है। ये आपको ध्यान रखना। वस्तु स्थिरता फिर वह समझने लग जाता है कि यहाँ पे जो चीज़ है, जैसे हम बोलते हैं कि कोई भी चीज़ अगर छुपा लेते हैं, बच्चे को बोलते हैं कि चिड़िया ले गई, तो वो समझने लग जाता है कि चीज़ यहीं पे है, कोई चिड़िया विड़िया नहीं लेके जाती। तो लास्ट के जो 6 मंथ होते हैं उसी में समझने लग जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, संवेदी गामक अवस्था। तो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद इसका जो टाइम पीरियड भी पूछ लिया जाता है सीटेट के हिसाब से, तो इसका 0 से 2 रहेगा। और 0 से 2, और एस्टेट में भी सेम ही रहता है। ये पियाजे की हैं, ये 2 से 7, 7 से 11 और 11 से अब इनका टाइम पीरियड रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है, कई बार टाइम पीरियड भी पूछ लिया जाता है। और पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक में मूर्त चीज़ों से रिलेटेड बच्चा क्या कर सकता है, रीजनिंग कर सकता है। सबसे ज़्यादा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था से पूछी जाती है, जिसमें बच्चा क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन और उत्क्रमण या जो पलटावली का गुण भी इसमें आ जाता है बच्चे में। और जो लॉजिकल भी हो जाता है, बच्चा सीरीज भी कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन हो थर्ड स्टेज से आते हैं। नेक्स्ट है, एक किशोर का यह महसूस करना कि यह सभी लोगों ने ध्यान दिया है कि मैंने यह शर्ट सप्ताह में 2 बार पहना है, उदाहरण है। तो जैसे ये सोचना किसी भी व्यक्ति का कि कोई मेरी तरफ देख रहा है, सब मुझको ही देख रहे हैं, ये सब किसका है, ये इमेजिनरी ऑडियंस का ये एग्जाम्पल होता है। ये आपको ध्यान रखना है, इमेजिनरी ऑडियंस के ही एग्जाम्पल होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति ये सोच रहा है कि सभी लोग मेरी तरफ ही देख रहे हैं या फिर मेरे बारे में, तो इसमें भी सेम ही है। यह लोगों ने ध्यान दिया कि मैंने यह शर्ट सप्ताह में 2 बार पहना है, चाहे किसी ने दिया हो चाहे ना, लेकिन वो सोच रहा है। तो ये किसका है, इमेजिनरी ऑडियंस का ये एग्जाम्पल रहेगा। नेक्स्ट है, नकारात्मक पुनर्बलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। नकारात्मक पुनर्बलन जो सबसे पहले तो जो नेगेटिव रिफोर्समेंट होता है उसमें क्या होता है, बच्चे हम ये भी अच्छा होता है। हमारी जो टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होती है उसमें क्यों क्यों अच्छा होता है, इसमें जो बाधाएं होती हैं बच्चे में, जैसे कि कमरे में लाइट नहीं है तो लाइट ठीक करवा देना, तो वो क्या होता है, उसमें नकारात्मक पुनर्बलन बच्चे को दिया जाता है। इसमें बाधाओं को हटाकर जो पुनर्बलन दिया जाता है वो नकारात्मक पुनर्बलन में आता है। तो क्या नहीं है, यहाँ पे पूछा कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है, यह दंड के समान नहीं है, बिल्कुल ये दंड के समान तो नहीं है, यह कभी भी वांछनीय व्यवहार को नहीं बढ़ाता, तो ये सत्य नहीं है। ये वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है। अगर कमरे में लाइट नहीं है, बच्चा पढ़ रहा है, पसीना पसीना हुआ है, अगर उसको हम लाइट या पंखा चला दे तो उसको पढ़ने में बिल्कुल रिफोर्समेंट, मतलब वो क्या होगा, और उसकी रुचि होगी पढ़ने में, तो ये वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है, व्यवहार को नहीं बढ़ाता, ये गलत हो जाएगा। ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपयोग हो सकता है, भी हो सकता है ये। तो ये थर्ड इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है, फिफ्थ है, एक अच्छा लड़का अच्छी लड़की की ओर उन्मुख होना संकेत है। तो ये जो गुड गर्ल्स, द गुड बॉय एंड गुड गर्ल्स वाली जो स्टेजेज है, ये किसने दी थी, कोलबर्ग की। जो थर्ड नंबर की जो स्टेज रहेगी ये रहेगी। और ये किस में आती है, कन्वेंशनल लेवल में आती है, नैतिकता का, ये लोक संगत नैतिकता का ये एग्जाम्पल रहेगी। सबसे पहला प्री कन्वेंशनल में 2 स्टेजेज आती हैं। पहली आएगी दंड एवं आज्ञा पालन, दूसरी रहेगी साधन सापेक्षता या अभिमुखता, और दूसरे में आएंगी 2
अच्छा लड़का अच्छी लड़का या अच्छी लड़की बनने की अवधारणा। फिर और दूसरा फोर्थ रहेगी हमारी जो सामाजिक जो संबंधित जो हमारे लॉ या नियमों से रिलेटेड रहेगी, जिसको हम बोलते हैं सामाजिक नियम या कानून। अलग अलग लिखे होते हैं हिंदी में, आप बेटर रहेगा इंग्लिश में याद करें इन सबको। और तीसरी हमारी रहेगी सामाजिक जो सोशल जो कनेक्टिविटी रहेगी वो रहेगी पोस्ट में आएगी। और लास्ट वाली रहेगी हमारी यूनिवर्सल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो थ्योरी रहेगी वो लास्ट वाली में रहेगी। ये सभी इसकी स्टेजेस हैं और आपको अच्छे से याद रखना है इसमें। तो ये लॉ और ऑर्डर वाली रहेगी फोर्थ स्टेज। लॉ और ऑर्डर जो नियम कानून वाली है, सामाजिक जो नियम कानून होते हैं वो फोर्थ स्टेज में आएगी। अच्छा बच्चा अच्छी लड़का बनने की थर्ड स्टेज में आएगी। और फिफ्थ में आएगी सामाजिक जो अनुबंध है या फिर सामाजिक जो नियम है, कनेक्टिविटी है, वो सोशल कनेक्टिविटी, वो फिफ्थ रहेगी। और लास्ट वाली रहेगी हमारी यूनिवर्सल जो सार्वभौमिक, जो जिसमें बच्चा खुद से अपने आप ही अंदर से समाज के बारे में नियम कायदे कानून सबको मानने लगता है। तो इसमें सही आंसर क्या जाएगा, जो ये स्टेज रहेगी किसकी रहेगी, कन्वेंशनल लेवल की। नेक्स्ट है कंडीशनिंग के दौरान यह तटस्थ उद्दीपक में एक पुनर्बलक की शक्ति आ जाती है, इसे कहते हैं। इसमें है कंडीशन के द्वारा हम जब भी किसी को पुनर्बलन देते हैं, जैसे कंडीशनिंग के दौरान एक तटस्थ उद्दीपक में एक पुनर्बलक की शक्ति आ जाती है, तो उसे कहते हैं। तो इसको सेकेंडरी रिफोर्समेंट बोला जाता है। क्या रहेगा इसका राइट आंसर, सेकेंडरी रिफोर्समेंट रहेगा। इसमें ये जो स्किनर की जो थ्योरी रहेगी उससे रिलेटेड है। इसमें बोला कि एक तटस्थ उद्दीपक, अगर एक पहले ही उसको हमने उद्दीपक दे दिया है लेकिन उसके साथ ही एक तटस्थ उद्दीपक दिया, तो वो कौन सा रहेगा, वो सेकेंडरी रहेगा। प्राथमिक में जो आएगा हमारे, जो खुद से अगर वो पुनर्बलित हो रहा है तो वो प्राथमिक पुनर्बलक होता है। अगर कोई व्यक्ति जैसे खुद से रिफोर्समेंट हो रहा है कि मुझे पढ़ना है, मेरा स्टेट पास होना, तो वो प्राथमिक पुनर्बलक का उदाहरण रहेगा। लेकिन बाकी जो रहेगा ये तटस्थ जो उद्दीपक होते हैं वो किस में आते हैं, सेकेंडरी जो पुनर्बलक है उनमें आते हैं। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार सहयोग की नैतिकता का विकास हो जाता है। तो यहाँ पे जो सहयोग है, क्या पूछा, कोऑपरेशन कब डेवलपमेंट हो जाता है, 5 से 6 वर्ष की अवस्था में, 9 से 10 वर्ष की अवस्था में, 12 से 13 वर्ष की आयु में, या फिर 6 वर्ष से कम की आयु में। आपको पता है कोऑपरेशन की भावना जब बच्चा विद्यालय में जाने लगता है तो उस टाइम पर बच्चे में कोऑपरेशन की भावना आ जाती है। तो ये जो कोऑपरेशन की भावना की जो रहेगी 9 से 10 वर्ष की आयु में रहेगी। तो ये सहयोग डेवलपमेंट हो जाता है बच्चे में, जो कोऑपरेशन की भावना है वो। नेक्स्ट है दो विद्यार्थियों ए एवं बी पर एक बुद्धि परीक्षण प्रकाशित किया गया। ए की IQ 60 है पाई गई है, जबकि बी की IQ 30 पाई गई है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है। तो ए क्या है, ए भी बिल्कुल एवरेज तक, एवरेज भी नहीं है, सामान्य के लिए भी कितना चाहिए, लगभग 90 के करीब होना चाहिए, 90 से 110 के करीब होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए में सौम्य बुद्धि क्षमता है, मिल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है भाई। बी में गंभीर बौद्धिक क्षमता है, बिल्कुल बी की तो बिल्कुल 30 ही है, तो ये गंभीर में ही जाएगा, गंभीर बौद्धिक क्षमता है। ए में गंभीर नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ए में गंभीर नहीं है, ए की 60 है तो ये मिल्ड में जाएगा, मॉडरेट में जाएगा, लेकिन इसमें गंभीर लिखा तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, ए और दो, ये दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट है ब्रेनर के अनुसार बच्चे के मैक्रो सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन नहीं आता है। तो मैक्रो सिस्टम में क्या आता है, रीति रिवाज कानून, ये सब किस में आते हैं, मैक्रो सिस्टम में आते हैं। संस्कृति विद्यालय नियम कानून ये सब किस में आते हैं, सॉरी विद्यालय किस में आता है, विद्यालय और जो पास हमारे सगे संबंधी हैं वो किस में आते हैं, वो माइक्रो में आते हैं। बाकी संस्कृति नियम कानून मूल्य ये सब किस में आते हैं, जो मैक्रो होता है उसमें आते हैं। और जो मेजो सिस्टम है वो इसमें क्या आता है, जो मेजर सिस्टम है इसमें 4 हैं, हमारे ब्रोनर ने 4 वो दिए हैं, सिस्टम दिए हैं। सबसे पहला रहेगा माइक्रो, दूसरे नंबर पर रहेगा मेसो सिस्टम, फिर तीसरा रहेगा एक्जो सिस्टम, और फोर्थ रहेगा मैक्रो, और सबसे लास्ट में रहेगा क्रोनो सिस्टम। तो इसमें जो मैक्रो में तो ज़्यादातर मैक्रो और माइक्रो का ही पूछा जाता है। माइक्रो में तो जो बच्चे के सगे संबंधी विद्यालय सब आते हैं, और जो मैक्रो है उसमें संस्कृति नियम मूल्य ये सब आते हैं जो बच्चे को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। और जो हमारा एक्जो सिस्टम है, एक्जो में क्या आ जाता है, जो माता पिता का जो कार्यस्थल है उससे जो अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे को प्रभावित करता है, तो ये आ जाता है कार्यस्थल से संबंधित, ये एक्जो सिस्टम में आ जाता है।
नेक्स्ट है, और जो हमारा एक्सो सिस्टम है, मेसो सिस्टम है, उसमें आती है जो अंतरक्रिया होती है विद्यालय और बच्चे के अंदर, ये सब जो अंतरक्रिया आता है, लेकिन वो नहीं पूछा जाता है ज़्यादातर। ये 3 ही पूछे जाते हैं क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिए। आप हर दिन सुबह, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप हर दिन सुबह अपने माता पिता का अभिवादन करते हैं और आपका बच्चा आपको यह देखकर व्यवहार सीख जाता है, तो यह उदाहरण है। तो किसी भी चीज़ को देखकर सीखना, तो उसको क्या बोला जाता है? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। और ये किसने दी थी? अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी, कि बच्चा कॉपी करके सीखता है। उसने बोला था कि बच्चा बिल्कुल देख के सीखता है, इसलिए हर माता पिता को अपना जो व्यवहार है बिल्कुल उसको सीमित रखना चाहिए, ताकि बच्चे भी अच्छा व्यवहार करना सीख जाएं। तो ये निरीक्षणात्मक अधिगम का उदाहरण रहेगा। नेक्स्ट है, पूर्व अनुभवों पर आधारित नियंत्रण से परे यह किसी व्यक्ति का स्वयं के बारे में यह अनुमान कि उसके समस्त प्रयास असफल होंगे को कहा जाता है। तो यहाँ पे बोला गया पूर्व अनुभव के आधार, जैसे किसी भी व्यक्ति को वो बार बार पढ़ रहा है, असफलता मिल रही है, तो वो अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर आधारित नियंत्रण से परे किसी व्यक्ति का यह आंकलन कि वह स्वयं उसके सभी प्रयास असफल होंगे, तो वो क्या होगा? डिप्रेशन तो होगा नहीं, डिप्रेशन में तो वो बिल्कुल पढ़ेगा ही नहीं। नकारात्मक अभिवृत्ति, नेगेटिव एटीट्यूड हो सकता है, लेकिन सीखी हुई निहासता, ये राइट आंसर ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि उसको सीख भी रहा है, लेकिन वो अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहा है। कि वही जैसे बच्चे बोलते हैं कि मैंने इतना सब पढ़ लिया, एग्जाम के दिन बोलता है सब कुछ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे कुछ भी याद नहीं, तो वो क्या होता है? सीखी हुई निसहायता। तो इसमें ये सेकंड सही राइट आंसर। नेगेटिव एटीट्यूड भी हो सकता है, लेकिन अगर ये नहीं होता तो हम इसके ऊपर जाते, तो इसलिए इससे बेस्ट सेकंड ऑप्शन है, तो सेकंड सही है इसमें। नेक्स्ट है, जीवन स्पेस की संकल्पना किसने दी है? बहुत बार पूछा गया है। जीवन स्पेस की जो किसने दी है, ये थ्योरी दी है लेविन के द्वारा। लेविन थर्ड इसका, लेविन कोट के द्वारा ये थ्योरी दी गई है। बी एफ स्किनर ने कौन सी दी? ऑपरेट कंडीशनिंग दी है। जे बी वॉटसन व्यवहारवाद से संबंधित रहेंगे। थॉर्नडाइक ने त्रुटि और प्रयास का जो सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट है, एक पीड़ादायक उद्दीपक का प्रयोग नकारात्मक पुनर्बलन, सजा व दंड के रूप में करते हैं हम, पुरस्कार या शेपिंग के लिए करते हैं। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? जो एक पीड़ादायक उद्दीपक का प्रयोग, तो जो पीड़ादायक उद्दीपक है उसका का प्रयोग नकारात्मक पुनर्बलन होता है। अगर पीड़ादायक उद्दीपक का कोई भी प्रयोग होता है तो नकारात्मक पुनर्बलन में आता है, क्योंकि उसी उद्दीपक को हटाकर हम नकारात्मक पुनर्बलन देते हैं। मैंने आपको बताया, कभी भी नेगेटिव रिफोर्समेंट बच्चे के व्यवहार को दबाता नहीं है, वो बच्चे के व्यवहार को बढ़ाता है। तो इसलिए आपको याद रखना है, जो पीड़ादायक उद्दीपक है उसको नकारात्मक जो पुनर्बलन दिया जाता है, तो वो उसको हटाता है उस पीड़ादायक उद्दीपक को, और बच्चा उसमें फिर उसको रिफोर्समेंट करता है। तो ये पीड़ादायक उद्दीपक का प्रयोग किसमें होता है? नकारात्मक पुनर्बलन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक विद्यार्थी कक्षा में प्रथम आने के लिए कड़ी मेहनत करता है, उसकी मेहनत के पीछे जो अभिप्रेरणा वह है। तो प्रथम आने के लिए खुद से मेहनत कर रहा है, अंदर से अभिप्रेरित है, तो वो क्या रहेगी? आंतरिक अभिप्रेरित है। अगर कोई बाहर से अभिप्रेरित है, जैसे कुछ ट्रॉफी पाने के लिए या फिर कोई पैसे पाने के लिए, इनाम पाने के लिए प्रेरित हो रहा, तो वो बाह्य अभिप्रेरणा में आ जाएगा। तो ये कौन सी है? ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। नेक्स्ट है, वह पेज जहाँ पर बच्चा उपयुक्त सहायता एवं सहयोग दिए जाने पर किसी कार्य में दक्षता प्राप्त कर सकता है कहलाता है। यहाँ पे पूछा है वह जहाँ पर बच्चा उपयुक्त सहायता एवं सहयोग दिए जाने पर किसी कार्य में दक्षता प्राप्त कर सकता कहलाता है, उसको बोलते हैं हम जोन्स ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जो कि वाइगोत्स्की ने दिया था। अगर किसी बच्चे को उपयुक्त सहायता मिल जाए तो वो इस जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट को क्या कर सकता है? उस कार्य में दक्ष हो सकता है सहयोग पर। तो ये उसका बोला जाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। नेक्स्ट है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत स्पीरमैन ने दिया था। एक कारक सिद्धांत बिने ने दिया था। समूह कारक थ्रस्टन ने दिया था। और बहुबुद्धि सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। त्रितंत्र सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया है। त्रिस्तरीय सिद्धांत कैरोल ने दिया है। ये आपको सभी को याद रखना है। नेक्स्ट है, कथन पहले आप वह कीजिए मैं जो आपसे चाहता हूँ, फिर आप वह कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो स्टिक व्याख्या है। तो ये किसकी रहेगी? एक तो ये व्याख्या होती है उसकी, जो हमारे कोलबर्ग की जो सेकंड स्टेज रहती है फर्स्ट लेवल की। 3 लेवल थे उसमें, 3 लेवल में जो सेकंड स्टेज साधन सापेक्ष था, उसमें भी बच्चा ऐसे ही कुछ करता है कि आप पहले ये कीजिए तभी मैं ये काम करूँगा। तो साधन सापेक्षता का मतलब है वो कुछ चीज़ के बदले कुछ चीज़ करता है। तो इसी में भी ये एग्जाम्पल रहेगा प्रीमेक का सिद्धांत। तो प्रीमेक का सिद्धांत वो भी यही कहता है कि पहले आप यह कीजिए तो आपसे चाहता हूँ, फिर आप वह कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो स्टिक एग्जाम्पल किसका? ये प्रीमेक के सिद्धांत का रहेगा। राइट आंसर क्या जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट है, पठन अक्षमता क्षमता असमता के लिए प्रयोग किया जाने वाला पठन के लिए कौन सा रहेगा? डिसलेक्सिया रहेगा। डिस्ग्राफिया लेखन के लिए होगा। ये 3 बार बार आती हैं, आपको याद रखना है। ये गणित के लिए रहेगा।
जो गणितीय जो करने में अगर बच्चा कठिनाई महसूस कर रहा है तो वो रहेगा डिस्कैल्कुलिया, पठन में कर रहा है तो डिसलेक्सिया और लेखन में कर रहा है तो डिस्ग्राफिया। 19 है, वे नियम जो बताते हैं कि किसी संस्कृति विशेष में प्रभावी संप्रेषण हेतु कब और कैसे भाषा का प्रयोग करना है। तो उसको क्या कहते हैं, हम उसको प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। भाषा के प्रयोग का जब भी आ जाए तो उसको प्रैग्मेटिक्स में लेंगे। और जो सीमेटिक्स होता है, जो फोनिक्स होता है, जो फोनेटिक्स होता है, फोनेटिक्स क्या होता है, फोनेटिक्स होता है भाषा की जो छोटी ध्वनि होती है उसको हम फोनेटिक्स बोलते हैं। और जो सेमेटिक्स होता है वो अर्थ से संबंधित होता है। जो सीमेटिक्स होता है वो अर्थ से संबंधित होता है, भाषा को सिस्टेमेटिक ढंग से सीखना या उसका अर्थ ग्रहण करने से संबंधित होता है सीमेटिक्स। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति के उसके स्वयं के संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के संज्ञान को कहा जा सकता है। खुद के बारे में बच्चे के जो भी संज्ञान होते हैं, जो भी कॉग्निटिव जो प्रोसेस होती है, खुद के बारे में कॉग्निशन होता है अबाउट वंस, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मेटा संज्ञान, मेटा कॉग्निशन जिसको बोला था। याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन आया है, खुद के बारे में जानना, अपनी चीज़ों के बारे में करना व्यक्ति के द्वारा, वो मेटा संज्ञान बोला जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में मेटा कॉग्निशन उसको बोला जाता है। ये प्रत्यक्षीकरण जो परसेप्शन भी किसी चीज़ के बारे में होता है, आइडेंटिटी भी मतलब कुछ पहचान करना किसी चीज़ के बारे में होता है, रिकॉग्नाइजेशन तो अलग ही पुनर्संज्ञान, ये दिमाग से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है, एक वांछनीय लक्ष्य के प्रत्येक छोटे चरण की प्रगति को तब तक पुनर्बलन प्रदान करना जब तक कि वह पूरी तरह से सीख न लिया जाए कहलाता है। तो ये शेपिंग कहलाता है। ये कंसेप्ट किसने दिया था, ये BF स्किनर ने दिया था। ये जो कंसेप्ट है शेपिंग का, इसमें क्या कहता है, इसमें स्किनर कहते हैं कि बच्चे को तब तक छोटे छोटे टुकड़ों में पुनर्बलन देना चाहिए जब तक कि वो जो हम सिखाना चाहते हैं वो सीख ना जाए। अब जैसे बच्चे को कुछ बोलने के लिए हम प्रेरित करते हैं, जैसे मम्मी पापा, तो जब तक अच्छे से वर्ड नहीं बोलता हम उसको प्रेरित करते रहते हैं कुछ अलग से वर्ड बुलाकर जो उसको बोलना आता है, तो वो क्या होता है, वो शेपिंग देना होता है। ये सेकेंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, लैंगिक स्थायित्व के विकास का प्रथम चरण क्या है। तो प्रथम चरण क्या होता है, द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जेंडर कंसिस्टेंसी, तो वो होता है जेंडर लेबलिंग, इसका फर्स्ट चरण रहेगा। नेक्स्ट है, एक परिस्थिति में सीखे गए अमूर्त ज्ञान का भिन्न परिस्थितियों में उपयोग करना क्या कहा जाता है। फर्स्ट है नकारात्मक स्थानांतरण, उच्च पद स्थानांतरण, और थर्ड है शून्य स्थानांतरण। अब इसमें हमारा जो नेगेटिव है पॉजिटिव है, और शून्य दिया हुआ, ना नेगेटिव दिया ना पॉजिटिव दिया, तो इसमें हम वैसे भी आंसर निकाल सकते हैं। जैसे नकारात्मक स्थानांतरण तो होगा नहीं है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, सीखे हुए ज्ञान का, अमूर्त ज्ञान का प्रयोग हो रहा है, दूसरी परिस्थिति प्रयोग हो रहा है, तो मतलब पॉजिटिव ट्रांसफर है। अब पॉजिटिव ट्रांसफर दिया नहीं है तो बच गया कौन सा, तो उच्च पद स्थानांतरण बच गया। शून्य स्थानांतरण हो नहीं सकता क्योंकि कुछ न कुछ तो ट्रांसफर हो रहा है इसमें, तो उच्च पद स्थानांतरण इसका राइट आंसर होगा। तो ये बात आप एज इट इज इसकी डेफिनेशन भी याद कर लीजिए। ये क्या है, हाई रोड ट्रांसफर इसको बोला जाता है। एक परिस्थिति में सीखे हुए अमूर्त ज्ञान का भिन्न परिस्थितियों में उपयोग करना क्या कहलाता है, हाई रोड ट्रांसफर इसको बोला जाता है। नेक्स्ट है 24, आपने अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को प्रगति के आंकलन के लिए साप्ताहिक क्विज आरंभ किया। आप पुनर्बलन के किस शेड्यूल का प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पे आपको देखना है। देखो वीकली क्विज, जो क्विज है वो दिया जा रहा है बच्चे को, वीकली मतलब फिक्स्ड है भाई, वीक में एक बार दिया जाएगा। तो ये किसका रहेगा, ये रहेगा जो फिक्स्ड जो इंटरवल रहेगा उसका रहेगा, स्थिर जो अंतराल है, जो सॉरी बिल्कुल भाई, इसका शिथिर अंतराल फिक्स्ड इंटरवल ही रहेगा। फिक्स्ड इंटरवल में ही हम क्या कर रहे हैं, वीकली क्विज को हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो फिक्स्ड इंटरवल इसका राइट आंसर रहेगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, जो इस तरह अनुपात अनुपात में नहीं होना है कंफ्यूज, ये इंटरवल में जाएगा, फिक्स्ड इंटरवल रहेगा। नेक्स्ट है, PECS शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो PECS शिक्षण विधि का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, तो ये हम ऑटिज्म जो बच्चे होते हैं उनके लिए करते हैं। तो चिल्ड्रंस विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए, स्वलीनता के लिए, और संप्रेषण अक्षम बालकों के लिए, दोनों के लिए होता है। ये आपको याद रखना है। इसमें फर्स्ट और सेकंड रहेगा। इसमें अगर इसकी फुल फॉर्म भी पीछे जाए तो क्या होती है, पिक्चर्स एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। आप इसको लिख लेना, याद कर लेना। पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम इसकी फुल फॉर्म रहेगी। और ये किसके लिए रहता है, जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के जो बच्चे होते हैं उनके लिए होता है। और जो इनको संप्रेषण जो कम्युनिकेशन
इम्प्रीमेंट होता है उनके लिए भी ये होता है, इम्पेयरमेंट होता है उनके लिए भी ये रहेगा। तो ये दोनों के लिए है। तो इसकी फुल फॉर्म भी मैंने बता दी है, फुल फॉर्म भी कई बार आ जाती है, पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है वातावरण के साथ प्रत्यक्ष अंतरक्रिया के द्वारा स्कीम का निर्माण है। वातावरण के द्वारा प्रत्यक्ष अंतरक्रिया के द्वारा स्कीम का निर्माण क्या कहलाता है? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? संगठन, आत्मसातीकरण, अनुकूलन और अहम केंद्रित। वातावरण के साथ प्रत्यक्ष अंतरक्रिया के द्वारा स्कीम का निर्माण क्या कहलाता है? तो वो होता है अनुकूलन। तो इसके भी दो पार्ट हैं, फिर ये पियाजे से रिलेटेड कंसेप्ट रहेगा। फिर इसमें क्या आता है? इसमें आता है अडप्टेशन और अकोमोडेशन। अडप्टेशन में हम क्या करते हैं? अडप्टेशन एक होता है, अडप्टेशन तो अनुकूलन ही हो गया, अडप्टेशन अनुकूलन हो गया। इसके दो पार्ट है अडप्टेशन के, एक एसिमुलेशन और एक अकोमोडेशन। एसिमुलेशन में तो हम कोई चीज़ों को ऐड करते हैं और अकोमोडेशन में उसको मॉडिफाई किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बार बार ये चीज़ें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक शिक्षण का अवयव नहीं है? पारस्परिक शिक्षण का अवयव कौन सा नहीं है? रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकल टीचिंग मतलब उल्टा हमें भी कुछ सिखा, जैसे मैं आपको से कुछ क्वेश्चन कर रही हूँ तो उससे मैं आप खुद भी कुछ सीख रही हूँ, तो वो होता है रेसिप्रोकल। तो प्रश्न पूछना, बिल्कुल प्रश्न पूछने से रेसिप्रोकल होता है, स्पष्ट करने से भी रेसिप्रोकल होता है, पुनर्नुमान से भी होता है। तो ये इसका राइट आंसर क्या जाएगा? फोर्थ, इसमें से कोई नहीं, तीनों से रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल टीचिंग होती है। तो यहाँ पे पूछा कौन सा नहीं है, तो इस फोर्थ ही जाएगा इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्रम निर्धारण की योग्यता निम्नलिखित चरण विशेषता है। द एबिलिटी ऑफ। तो क्रम निर्धारण मैंने अभी पहले जो आया था क्वेश्चन जिसमें पूछा था कि वस्तु स्थायित्व का गुण, तो उसमें मैंने बताया था ये मूर्त क्रियात्मक अवस्था का एग्जाम्पल रहेगा। तो मूर्त क्रियात्मक अवस्था में बहुत सी चीज़ें आती हैं, आप एक बार लिख लीजिए, जिसमें मैं फिर आपसे दोबारा से बता देती हूँ। सबसे पहले आता है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का जो कंसेप्ट है वो मूर्त क्रियात्मक अवस्था में होता है, जिसको हिंदी में बोला था संरक्षण। और फिर क्लासिफिकेशन भी बच्चा मूर्त क्रियात्मक अवस्था में सीखता है। सीरीज करना, क्रम निर्धारण जो लिखा हुआ है, जो सीरीज का कंसेप्ट भी किस में आता है? मूर्त क्रियात्मक अवस्था में आता है। पलटावली का गुण भी जो उत्क्रमण बोला जाता है कई बार उसको, तो पलटावली जो का गुण भी वो किस में आता है? मूर्त क्रियात्मक अवस्था में आता है। ये सभी चीज़ें किस में आती है? मूर्त क्रियात्मक अवस्था में आती हैं। नेक्स्ट है अधिगम समता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला व्यक्ति है। तो अधिगम समता जो शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? वो सैमुअल क्रिक ने किया था। नेक्स्ट है वह दृष्टिकोण कि बच्चे स्वयं निर्देशन हेतु स्वयं के साथ वार्तालाप करते हैं दिया गया है। पियाजे के द्वारा, वाइगोत्स्की के द्वारा, फ्राइड के द्वारा, ब्रेनर के द्वारा। तो इसमें पूछा है कि वह दृष्टिकोण बच्चे स्वयं निर्देशन हेतु, चाइल्ड स्पीक टू देमसेल्व्स फॉर सेल्फ गाइडेंस। तो यहाँ पे गाइडेंस की बात आ गई, तो गाइडेंस की बात किसने की थी? वाइगोत्स्की ने की थी। स्वयं निर्देशन हेतु स्वयं के साथ वार्तालाप करते हैं, तो ये वाइगोत्स्की के द्वारा। तो ये थे हमारे 2017 का जो पीजीटी का जो पेपर रहेगा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।